Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, today I am here to discuss with you The Cry of the Children by Elizabeth Barrett Browning. So friends, Elizabeth Barrett Browning was born in 1806 and died in 1861. A famous poet of her time, expresses the woman's point of view and sensibility effectively in her poems. Her well-known works are Sonnets from the Portuguese and a narrative poem Aurora Leigh. सो फ्रेंड्स, एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग बहुत ही मशहूर पोइट थी अपने टाइम की। आप सभी जानते होंगे कि ये वाइफ थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की। दोनों का अफेयर चला था। यंग एज में 6 साल बड़ी थी ये रॉबर्ट ब्राउनिंग से। रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत ही मशहूर पोइट थे, पोइट लॉरिएट रह चुके हैं इंग्लैंड के एक समय में। और जब रॉबर्ट ब्राउनिंग एक बार घर जाते हैं एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के, उस टाइम एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग बहुत ही मशहूर पोइट थी और वो उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें पहली नज़र में ही उनसे प्यार हो जाता है और वो दोनों बाद में भाग जाते हैं। और रॉबर्ट ब्राउनिंग उस समय बहुत मशहूर हुए थे कि अखबार में उनके न्यूज़ भी आया था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं एक यंग पोइट जो है, एक फेमस पोइटेस एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के साथ भाग गया है। और वो इटली चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ साल रहते हैं। बाद में इंसोम्निया हो जाता है, पागल टाइप हो जाती हैं, मेंटली रिटार्डेड हो जाती हैं एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। जब इनके अपने भाई को खोने के बाद वो अपने खुद को कमरे में लॉक भी कर लेती हैं 3-4 साल के लिए। और इस तरह से उनकी लाइफ जो है काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। और उनकी डेथ के बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग वापस अपने देश इंग्लैंड वापस आ जाते हैं। और जब एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग मर गई थी उसके बाद ये पोइम जो है उनके बाद छपी थी, सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज़, जिसमें उन्होंने अपनी लव पोइम्स लिखी हैं, अपनी मैरिज के बाद पोइम्स लिखी हैं। और एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग से कहीं बेहतर पोइट थी। अगर आप इन पोइम्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो थी वो रॉबर्ट ब्राउनिंग से कितनी ही बेहतरीन पोइट थी। और जब रॉबर्ट ब्राउनिंग को पोइट लॉरिएट का टैग फर्स्ट टाइम दिया गया था तब उन्होंने इसे इनकार कर दिया था। वो चाहते थे कि ये टैग जो है उनकी वाइफ को दिया जाए, क्योंकि उस टाइम वुमेन पोइट को ये ऑनर नहीं दिया जाता था। इसीलिए बाद में रॉबर्ट ब्राउनिंग उस टैग को, उस ऑनर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस तरीके से एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एक बहुत ही महान पोइट रही हैं, लेकिन उनका उतना नाम ज़्यादा नहीं है जितना हम रॉबर्ट ब्राउनिंग को जानते हैं। लेकिन हाँ, इस कारण से, क्योंकि वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ भाग गई थी उस समय, और इसी कारण से वो काफ़ी मशहूर हैं और जानी जाती हैं। और आज की जो पोइम है हमारी, द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, इस पोइम में उन्होंने उन बच्चों के बारे में बताया है जिन बच्चों को 16-16 घंटे, 12-12 घंटे लगातार काम करना पड़ता था। और बहुत ही छोटी उम्र में बच्चों को काम करना पड़ता था और उन्हें कोई छुट्टी भी नहीं दी जाती थी, ना तो संडे में, ना सैटरडे में, किसी भी दिन की कोई छुट्टी नहीं दी जाती थी। और लगातार उनसे काम करवाया जाता था और हैवी काम करवाया जाता था बच्चों से। उस समय, जिस समय ये थी, उस समय काम इसीलिए करवाया जाता था क्योंकि बच्चों को जो वेजेस थी, जो तनख्वाह थी, जो दिहाड़ी थी, जो लेबर उनको कम में मिल जाती थी और पैसा कम देना पड़ता था और काम बच्चे उतना ही कर देते थे। तो माइंस में, फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता था, बच्चों से लगातार काम करवाया जाता था। और उनकी पैथेटिक कंडीशंस को इस पोइम के द्वारा पोइट बताना चाहती है हम अपनी इस पोइम में, द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन में। सो द पोइम द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन वॉज रिटन एज अ पावरफुल प्रोटेस्ट against the exploitation of small children as workers in factories and mines, who had to work for 12 to 16 hours every day without any holiday, even on Sunday. The poet criticizes her countrymen very severely for denying these children the simple joys of childhood and for making their life extremely miserable. So the poem The Cry of the Children was written as a powerful protest against the exploitation of children as workers in factories and mines, who had to work for 12 to 16 hours every day without any holiday, even on Sunday. The poet criticizes her countrymen very severely for denying these children the simple joys of childhood and for making their life
extremely miserable. She very effectively expresses her condemnation of English society by making the children speak of their exploitation and suffering. She uses a number of powerful images in different contexts to drive home her criticism of what is wrong in the practice of child labor. सो इस पोइम में एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने उन बच्चों के बारे में बताने की कोशिश की है जिन बच्चों को उस टाइम पे, जिस टाइम पे एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रह रही थी, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे इंग्लैंड में चला हुआ था, उस टाइम पे क्या था, छोटे छोटे बच्चों को 12 से 16 घंटे लगातार काम करवाया जाता था और उन्हें कोई छुट्टी भी नहीं दी जाती थी। उनकी जो पैथेटिक कंडीशन थी उसके बारे में पोइट इस पोइम में बताना चाहती है और पोइम ने एक बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, जिसमें बच्चे खुद बोल रहे हैं कि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं, उनका बचपन उनसे छीन लिया गया है। बच्चों से काम करवाया जाता था उस समय, इसलिए क्योंकि बच्चों, एक तो बच्चे काम पूरा करके देते थे, दूसरा उन्हें सैलरी, उनकी जो वेजेस थी वो अडल्ट्स से काफ़ी कम थी और उन्हें 12 से 16 घंटे लगातार काम करवाया जाता था। और बच्चों के लिए जो लॉ थे बहुत ही वीक थे, लॉ को फॉलो नहीं किया जाता था और लॉ कोई ऐसा था ही नहीं जिसमें बच्चों को जो है काम ना करना पड़े और उन्हें 14 से 16 घंटे लगातार काम करना पड़ता था। तो उनकी पैथेटिक कंडीशन थी जो, जिसकी वजह से उनका बचपन पूरा ख़राब हो चुका था, उन कंडीशन को पोइट ने इस पोइम में बताने की कोशिश की है। तो चलिए ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए सीधा पोइम को पढ़ते हैं। The Cry of the Children by Elizabeth Barrett Browning. Do ye hear the children weeping, O my brothers? ये means you. क्या तुम्हें उन बच्चों का रोना सुनाई देता है? O my brothers. O my brother means O my countrymen. Ere the sorrow comes with years. जो दुख जो इन सालों से साथ साथ आ रहा है, इन छोटे सालों के साथ साथ आ रहा है, इन बच्चों के साथ साथ आ रहा है। They are leaning their young heads against their mothers and that cannot stop their tears. वो उनके यंग हेड हैं, जो यंग सिर हैं, जो जब वो अपनी माँ के गले लगते हैं तो उनके आंसू जो हैं वो चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पाते वो। The young lambs are bleating in the meadows. जो यंग बच्चे हैं वो ग्राउंड में क्या करते हैं, रो रहे हैं। द यंग बर्ड्स आर चिरपिंग इन द नेस्ट। जो छोटे छोटे पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं अपने जो भी नेस्ट हैं जो उनमें चहचहा रहे हैं। द यंग फोन्स आर प्लेइंग विद द शेडोज़। तो यंग जो फोन्स हैं, डियर हैं, जो फोन मीन्स यंग डियर, तो जो यंग डियर हैं वो अपने परछाई के साथ, अपने शेडोज़ के साथ खेल रहे हैं। द यंग फ्लावर्स आर ब्लोइंग टूवर्ड द वेस्ट। तो जो ताज़े ताज़े फूल हैं वो हवा के झोंके के साथ वेस्ट की ओर ब्लो कर रहे हैं। बट द यंग चिल्ड्रन, ओ माई ब्रदर्स, दे आर वीपिंग बिटरली। लेकिन जो यंग चिल्ड्रन हैं हमारे देश के, हमारी कंट्री के, ओ मेरे कंट्री मैन, ओ मेरे ब्रदर्स, दे आर वीपिंग बिटरली, वो बहुत ही ज़ोर से, बहुत ही गहरे तरीके से रो रहे हैं। दे आर वीपिंग इन द प्ले टाइम ऑफ द अदर्स इन द कंट्री ऑफ द फ्री। जबकि दूसरे लोग खेल रहे हैं, दूसरे देशों के बच्चे, दूसरे पक्षी, पशु, जो सब खेल रहे हैं अपने बचपन में, हमारे देश के बच्चे उस समय रो रहे हैं। तो ये चीज़ पैथेटिक कंडीशंस को शो करती है बच्चों की, जिन बच्चों को लगातार काम करना पड़ रहा था। डू यू क्वेश्चन द यंग चिल्ड्रन इन द सोरो वाई देयर टीयर्स आर फॉलिंग सो? क्या तुमने कभी उन बच्चों से पूछा है क्या अभी उनसे कि उनके आंसू ऐसे क्यों बह रहे हैं? द ओल्ड मैन मे वीप फॉर हिज टुमारो विच इज़ लॉस्ट इन लॉन्ग अगो। तो जो बूढ़ा आदमी है वो अपने आने वाले कल के लिए रोता है जिसे वो पहले ही कहीं खो चुका है। द ओल्ड ट्री इज़ लीफलेस इन द फॉरेस्ट। जो पुराना दरख्त है उसके ऊपर अभी कोई भी पत्ता नहीं है, मतलब कि वो जंगल में पुराना दरख्त जो है अभी सूख चुका है। द ओल्ड ईयर इज़ एंडिंग इन द फ्रोस्ट। द ओल्ड ईयर इज़ एंडिंग इन द फ्रोस्ट। पुराना साल है वो अभी ख़त्म हो रहा है।
कैसे ख़त्म हो रहा है? सर्दी के साथ ख़त्म हो रहा है। दिसंबर में अक्सर सर्दी होती है ना, तो दिसंबर में वो सर्दी में ख़त्म हो रहा है। द ओल्ड वूंड इफ़ स्ट्रिकन इज़ द सोरेस्ट। पुराना घाव जो होता है ना, उस पर अगर हल्की सी चोट लग जाए तो बहुत दर्द करता है वो। द ओल्ड होप इज़ हार्डेस्ट टू बी लॉस्ट। जो पुरानी आशा होती है किसी चीज़ की कि कुछ हो जाएगा, उसे खोना बहुत मुश्किल होता है। बट द यंग चिल्ड्रन और माई ब्रदर्स, डू यू आस्क देम वाई दे स्टैंड weeping sore before the bosoms of their mothers in our happy fatherland? क्या तुमने कभी उन बच्चों से पूछा है, उन छोटे छोटे बच्चों से कभी पूछा है तुमने कि वो क्यों खड़े होते हैं अपनी मदर के सीने लग के, रोए हुए, दर्द की वजह से रो रहे हैं अपनी माँ के सीने लग के, हमारे इस खुशी भरी धरती पर वो क्यों रो रहे हैं? क्या कभी तुमने उनसे इस बारे में पूछा है कभी तुमने? पोइट यहाँ पे पूछ रही है अपने कंट्रीमैन से, सभी के साथ। दे लुक अप विद देयर पेल एंड संकन फेसेस एंड देयर लुक्स आर सैड टू सी। वो देखते हैं अपने मुरझाए हुए चेहरों से जब, तो उनकी जो लुक है, उनकी जो नज़र है, उसे देख के दुख होता है। फॉर द मैन्स ग्रीफ एबोरेंट draws and presses down the cheeks of infancy। वो दुख जो अक्सर एक अडल्ट मैन को होते हैं, जो अक्सर गालों को ढीले कर देते हैं, जो दुख अक्सर एक अडल्ट मैन के गालों को ढीले कर देते हैं, जिनके बारे में सोच सोच के एक अडल्ट मैन अपनी खुशी खो देता है, वो सेम लुक इन बच्चों के चेहरों पे भी दिख रही है। योर ओल्ड अर्थ दे से इज़ वेरी डरेरी। तुम्हारी जो धरती है, वो कहते हैं, वो बच्चे कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो धरती है बहुत डरावनी है, बहुत डल है, बहुत सैडनिंग है। आवर यंग फीट दे से आर वेरी वीक। हमारे जो यंग फीट हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। ये बातें बच्चे कह रहे हैं। फ्यू पेसेस हैव बी टेकन येट आर वेरी। अभी हमने थोड़े से ही कदम तो लिए हैं, हम कौन से बहुत बड़े हुए हैं, हार्डली 8-10 साल के हैं। छोटी सी ज़िंदगी तो हमने अभी तक जी है, लेकिन हम इस ज़िंदगी से अभी थक चुके हैं, थक गए हैं हम इस लाइफ से। आवर ग्रेव रेस्ट इज़ वेरी फार टू सीक। अब हमें अपनी ग्रेव ही चाहिए। हम अब ग्रेव में, अपनी कब्र में जाकर सो जाना चाहते हैं, ताकि हमें इस काम से निजात मिल सके। जो काम हमें दिन रात करना पड़ रहा है, लगातार करना पड़ रहा है, उस काम से हमें छुटकारा मिल सके। आस्क द ओल्ड वाई दे बीप एंड नोट द चिल्ड्रन। बूढ़े लोगों से पूछो, बूढ़े लोगों से पूछते हो तुम कि क्यों रो रहे हो, लेकिन बच्चों से तो तुम ये क्वेश्चन नहीं करते। ऐसा क्यों? बच्चों का दुख तुम्हें क्यों नहीं नज़र आता? For the outside earth is cold and we young ones stand without in our bewildering। और आउटसाइड अर्थ है जो ग्रेव के बाहर की धरती है, वो ठंडी है, वो कोल्ड है। एंड वी यंग वंस स्टैंड विदाउट इन अवर bewildering एंड द ग्रेव्स आर फॉर द ओल्ड। एंड वी यंग वंस स्टैंड विदाउट इन अवर bewildering एंड द ग्रेव्स आर फॉर द ओल्ड। और हम जो यंग इंसान हैं, हम जो चिल्ड्रन हैं, वो खड़े हैं बिल्कुल bewildering मीन्स बिल्कुल कन्फ्यूज़न में खड़े हैं, क्योंकि जो ग्रेव्स हैं वो तो बूढ़े लोगों के लिए हैं। कब्रें जो हैं वो बूढ़े लोगों के लिए खोदी जाती हैं, हमें तो वो भी नसीब नहीं होंगी, हमारे नसीब में तो वो भी नहीं है। ट्रू से द चिल्ड्रन इट मे हैपन दैट वी डाई बिफोर आवर टाइम। ये सच है, बच्चे बोल रहे हैं अभी, ये सच है कि हो सकता है कि हम अपने समय से पहले ही मर जाएं, मतलब हम बूढ़े होने से पहले ही मर जाएं। लिटिल एलिस डाइड लास्ट ईयर, हर ग्रेव इज़ शेपन लाइक ए स्नो बॉल इन द राइम।
राइम मीन्स वाइट फ्रोस्ट। तो लिटिल एलिस थी, जो एक लड़की थी लिटिल एलिस, वो अभी पिछले साल ही तो मरी है और उसकी ग्रेव को ऐसे बनाया गया था जैसे कि एक स्नोबॉल की तरह बनाया गया था। छोटी सी थी ना ग्रेव उसकी, गोल टाइप छोटी सी ग्रेव थी उस लिटिल एलिस की जब वो मरी थी। तो वो अपने टाइम से पहले मर गई थी, ठंड में मर गई थी वो, राइम फ्रोस्ट में, वाइट फ्रोस्ट में मरी थी वो, है ना। राइम वाइट फ्रोस्ट मीन्स एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, तो कोल्ड वेदर में मरी थी वो। वी लुक्ड इनटू द पिट प्रिपेयर टू टेक हर। हम उस गड्ढे की ओर देख रहे थे जो लिटिल एलिस को अपने अंदर समा रहा था, जो तैयारी कर रहा था लिटिल एलिस को अपने अंदर ले जाने की। हम उस गड्ढे की ओर देख रहे थे, हमने उस गड्ढे की ओर देखा। वॉज नो रूम फॉर एनी वर्क इन द क्लोज डे। फाइनली लिटिल एलिस को अब कोई काम नहीं करना पड़ना था, वो अब आराम कर सकती थी, शांति से आराम कर सकती थी वो। फ्रॉम द स्लीप वेयर इन शी लाइथ नन विल वेक हर। क्योंकि अब जिस निंद्रा में वो चली गई है, अब उसे वहाँ से कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठा पाएगा उसे वहाँ से। क्राइंग गेट अप लिटिल एलिस इट इज़ डे। अब चिल्लाते हुए कोई नहीं बोलेगा उठ जाओ लिटिल एलिस उठ जाओ, दिन शुरू हो गया है। अब ऐसे लिटिल एलिस को कोई नहीं बोलेगा। इफ़ यू लिसन बाय दैट ग्रेव इन सन एंड शावर विद योर ईयर डाउन लिटिल एलिस नेवर क्राइज। अगर तुम उस ग्रेव के ऊपर धूप में या बारिश में अपने कान उस ग्रेव की ओर लेके जाओगे अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि अब लिटिल एलिस जो है, जो एलिस है, वो अब नहीं रोती है, अब वो शांति से आराम कर रही है अपनी ग्रेव में। कुड वी सी हर फेस बी श्योर वी शुड नॉट नो हर फॉर द स्माइल हैज़ टाइम फॉर ग्रोइंग इन हर आइज़। अगर हम उसके फेस को देख सकते तो हम इस बात से हम पूरी तरह श्योर हैं, पूरी तरह सर्टेन हैं कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि अब काफ़ी समय से उसके चेहरे पे एक स्माइल जो होगी, जो उसके समय के साथ उसके ऊपर बढ़ती जा रही होगी, तो हम उसे पहचान ही नहीं पाते उसकी स्माइल के साथ। एंड मैरी गो हर मोमेंट्स लर्ड एंड स्टिल्ड इन। लर्ड मीन्स सेंट टू स्लीप, जब सोने को चला गया हो। एंड स्टिल्ड इन मीन्स मेड काम। द श्राउड बाय द किर्क चाइम। किर्क चाइम इज़ द साउंड ऑफ द चर्च बेल्स। किर्क मीन्स चर्च एंड इट इज़ अ स्कॉटिश वर्ड। सो अब वो अपनी मोमेंट्स को एंजॉय कर रही होगी, सो रही है वहाँ पे, शांति से सो रही है, कोई उसे जगाने वाला नहीं है। कोई चर्च बेल के समय जो श्राउड आता था ना, श्राउड मीन्स को जो फैक्ट्री का मालिक हो सकता है या उनका सुपरवाइज़र हो सकता है, जो उन्हें उठाने आता होगा सुबह जैसी चर्च बेल रिंग करती होगी, तो वो बच्चे कह रहे हैं अब लिटिल एलिस को कोई तंग नहीं करेगा चर्च आवर में, अब सुबह सुबह उसे कोई नहीं उठाएगा। इट इज़ गुड व्हेन इट हैपन्स से द चिल्ड्रन दैट वी डाई बिफोर आवर टाइम। और ये अच्छा है जब ऐसा होता है, बच्चे ये बोल रहे हैं कि ये अच्छा है अगर हम अपने समय से पहले मर जाते हैं तो ये अच्छा है, कम से कम हम आराम तो कर सकते हैं अपनी ग्रेव में। तो बच्चों को ये कहीं ना कहीं मर जाना उनके लिए बेहतर है जीने से। फॉर ओ से द चिल्ड्रन वी आर वेरी। सो हियर द चिल्ड्रन सेइंग दैट दे आर वेरी टायर्ड, वी आर वेरी टायर्ड एंड वी कैनॉट रन और लीप। लीप मीन्स जंप। सो ना तो वो भाग सकते हैं, इतने थक चुके हैं कि वो ना तो भाग सकते हैं ना ही जंप कर सकते हैं जैसे कि नॉर्मल बच्चे करते हैं। इफ़ वी केयर्ड फॉर एनी meadows, इट वर merely टू ड्रॉप डाउन इन them एंड स्लीप। अगर हमें मैदानों के बारे में कोई ख्याल आता भी है ना, तो यही आता है कि हम वहाँ पे जाएं, लेट जाएं और बस थोड़ी नींद ले लें, क्योंकि उन्हें सोने का टाइम ही नहीं लगता है। 12 से 16 घंटे वो काम कर रहे हैं, तो सोएंगे कब वो? तो वो उन्हें खेलने का ध्यान उनकी तरफ नहीं आता है। जब भी उनके पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम होता है तो वो बस ग्राउंड में जाके भी वो सोना ही पसंद करेंगे। Our knees tremble sorely in the stooping, we fall upon our faces trying to go. Our knees, उनकी जो घुटने हैं वो कांपते हैं, कंपते हैं पेन से, दर्द से वो कपाते हैं जब भी वो झुकने की कोशिश करते हैं। Stooping means bending low. So they are so tired that they
कैन नॉट इवन स्टैंड स्ट्रेट, तो वो सीधे भी खड़े नहीं हो सकते, इतने थक जाते हैं वो काम कर कर के। वी फॉल अपॉन आवर फेसेस ट्राइंग टू गो, जब भी हम आगे जाने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, हम अपने मुंह बल गिर जाते हैं। एंड अंडरनीथ आवर हैवी आईलिड्स ड्रूपिंग द रेडेस्ट फ्लावर वुड लुक एज पेल एज स्नो। इन दैट स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस इवन वेरी रेड फ्लावर्स वुड लुक पेल और कलरलेस टू देम। जो नींद उनके ऊपर इतना नींदरा का उनके ऊपर कहर है कि सोने का टाइम मिलता ही नहीं है, तो नींद में उन्हें जो है, जो रेड फ्लावर्स होते हैं, जो लाल रंग के फूल होते हैं, वो भी उन्हें कलरलेस लगते हैं, उन्हें उनका भी कोई रंग नहीं लगता। फॉर ऑल डे वी ड्रैग आवर बर्डन टायरिंग थ्रू द कोल्ड डार्क अंडरग्राउंड, और ऑल डे वी ड्राइव द हील्स ऑफ आयरन in the factories round and round. They are so tired that their body seems to be a burden which they pull along with difficulty. The effort of dragging their tired bodies around in the mines makes them even more tired. तो वो इतने थक जाते हैं कि उनकी जो बॉडी है ना, वो भी एक तरह से बोझ ही लगता है उन्हें, जिसको उन्हें चलाना पड़ता है, अपने साथ लेके जाना पड़ता है बड़ी ही मुश्किल से। तो इस तरह से बॉडी को, टायर्ड बॉडी को साथ ले जाना, माइंस में काम करना, उन्हें जो है और टायर्ड कर देता है, और थका देता है ये चीज़ें। और ऑल डे वी ड्राइव द हील्स ऑफ आयरन इन द फैक्ट्रीज राउंड एंड राउंड। सो सम चिल्ड्रन वर्क इन द माइंस अंडरग्राउंड विच आर डार्क लाइक कोल। मोस्ट ऑफ द माइंस वेयर चिल्ड्रन वर्कड वर इन फैक्ट कोल माइंस। सो उस कोल माइंस में काम करना, उस आयरन को लगातार घुमाते रहना, तो ये चीज़ शो करता है हार्टलेसनेस ऑफ द सोसाइटी। उस समय की जो सोसाइटी थी, उनकी हार्टलेसनेस की, कि उनके पास कोई दिल था ही नहीं कि जो सोच सके कि हम बच्चों से काम करवा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों से फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं। तो बहुत ही गलत बात होती थी इंग्लैंड में। हालांकि इंग्लैंड उस टाइम बहुत ग्रो कर रहा था, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज़ थी जो इंग्लैंड में हो रही थी, और इसी चीज़ को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है हमारी पोइट ने इस पोइम में। फॉर ऑल डे द हील्स आर ड्रोनिंग टर्निंग। ड्रोनिंग मीन्स मेकिंग अ कंटिन्यूस लो डल साउंड। तो हल्का हल्का आवाज़ आती रहती थी हील से, जब वो चलते हैं ना, तो चींची की आवाज़ आती रहती है ना उनमें से, तो उस तरह की आवाज़ आती रहती थी पूरा दिन ही। उन हील में से पूरा दिन ही वो चींची की आवाज़ आती रहती थी। डियर विंड कम्स इन अवर फेसेस। तो उनकी जो हवा थी, जो वो हवा निकालते थे, वो बच्चों के चेहरे पे पड़ती थी। टिल आवर हार्ट्स टर्न आवर हेड्स विद पल्सेस बर्निंग। तो वो हवा तब तक आती रहती थी जब तक कि हमारे सिर जो है जैसे जैसे हमारे सिर घूमते थे, वैसे वैसे वो हवा हमारे ऊपर पड़ती रहती थी। हमारी पल्सेस जो थी, उनमें से जलन होती थी, बहुत ज़्यादा जलन होती थी वो। एंड द बॉल्स टर्न इन दियर प्लेसेस टर्न द स्काई इन द हाई विंडो ब्लैंक एंड रीलिंग। तो जैसे जैसे बच्चे घूम रहे थे, तो उन्हें लगता था कि ये जो दीवारें हैं वो भी हमारे साथ साथ घूम रही हैं। तो जैसे ट्रेन में जाते हैं ना, तो लगता है कि एक्चुअली में हम बैठे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि पूरी जो बाहर की चीज़ें हैं वो चल रही हैं, लेकिन वो तो वहीं पे होती हैं, चल हम रहे होते हैं, हम ट्रेन में चल रहे होते हैं। तो वैसे ही बच्चों के साथ होता था, घूम वो रहे होते थे, लेकिन उन्हें लगता था, गिडीनेस में ऐसा लगता था, फील होता था उन्हें कि दीवारें घूम रही हैं। टर्न्स द स्काई इन द हाई विंडो ब्लैंक एंड रीलिंग। सो थ्रू अ विंडो हाई इन द वॉल ऑफ द फैक्ट्री दे कैन नॉट सी एनीथिंग एक्सेप्ट ए पैच ऑफ द स्काई। तो वो जो एक विंडो थी, काफ़ी ऊंची थी, अडल्ट्स के लिए तो वो काफ़ी सही थी, लेकिन बच्चों के लिए वो विंडो इतनी ऊंची थी कि उन्हें जो है सिर्फ आकाश ही दिखाई देता था उस विंडो से, और उसके अलावा उन्हें कुछ और नहीं दिखाया जाता था। और इससे हमें पता चलता है कि उन्हें जो है बाहर निकलने का, उन फैक्ट्री से, उस लाइफ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, बस आकाश दिखाई देता था। ये लाइन ये शो करती है कि उन्हें उस फैक्ट्री से निकलने की कोई होप ही नहीं थी। टर्न्स द लॉन्ग लाइट दैट ड्रॉपेथ डाउन द वॉल टर्न्स द ब्लैक फ्लाइज दैट क्रोल अलोंग द सीलिंग। जो बॉल पे लाइट थी लगी हुई थी, जो लटकी हुई लाइट थी, उन्हें लगता था कि वो भी घूम रही है। टर्न्स द ब्लैक फ्लाइज दैट क्रोल अलोंग द सीलिंग। जो सीलिंग के आसपास मक्खियाँ बिन बिन आ रही थी, उन्हें वो लगता था कि वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ घूम रही हैं। ऑल आर टर्निंग ऑल द डे एंड वी विद ऑल।
सभी कुछ सारा दिन घूम रहा था और वो बच्चे भी उन्हीं के साथ घूम रहे थे। वो बच्चे भी उन्हीं के साथ घूमते हैं, सब कुछ घूमता रहता है और बच्चे भी उन्हीं के साथ घूमते रहते हैं और कोई भी होप नहीं है उनसे कि ये कभी इस जगह से बाहर निकल पाएंगे। एंड ऑल डे द आयरन हील्स आर ड्रोनिंग, और पूरा दिन वो आयरन लोहे के बने जो हील्स हैं वो आवाज़ करते रहते हैं। एंड समटाइम्स वी कुड प्रे, ओ ये हील्स ब्रेकिंग आउट इन अ मैड मॉर्निंग, स्टॉप बी साइलेंट फॉर टुडे। और कभी जब उन्हें मौका मिलता था प्रे करने का तो वो कहते थे ओ ये हील्स, जैसे हम भगवान को कहते हैं ना ओ ये गॉड, तो वो हील्स को कहते थे ए हील्स कृपा करके एक दिन के लिए शांत हो जाओ, आज के लिए शांत हो जाओ। लेकिन हील कहाँ उनकी बात सुनते हैं। जब ह्यूमंस उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वो तो मशीन है, वो उनकी बात कहाँ सुनेगी। नाउ टेल द पुअर यंग चिल्ड्रन, ओ माई ब्रदर्स, टू लुक अप टू हिम एंड प्रे, सो द ब्लेस्ड वन हु ब्लेसeth ऑल द अदर्स विल ब्लेस देम अनदर डे। और वो जो बच्चे हैं वो हील्स को प्रे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पोइट कह रही है अपने कंट्रीमैन से कि ए मेरे कंट्रीमैन है, मेरे भाइयों बहनों, उन बच्चों से कोई जाके कहो कि उस भगवान किससे प्रे करें, उसकी ओर ऊपर आकाश में देखें और उससे प्रे करें। सो द ब्लेस्ड वन, तो जो सबको ब्लेस करता है उन सभी बच्चों को भी ब्लेस कर दे। कभी ना कभी तो ब्लेस करेगा अगर वो लगातार प्रे करते रहेंगे। ब्लेस्ड वन कौन है? गॉड, who symbolizes total happiness, और blessed means blesses, who grants favor and brings happiness. They answer, who is God that he should hear us, while the rushing of the iron heels is stirred, when we sob aloud the human creatures near us pass by, hearing not or answer not a word, and we hear not for the heels in their resounding, strangers speaking at the door. Is it likely God, with angels singing round him, hears our weeping any more? Children cannot believe that God will hear their prayer, or even that there is God, because they get no love or understanding from anybody in the world created by him. In their innocence, children say that the human beings supervising their work in the factories, who do not care about their loud sobbing, probably cannot hear their loud beeping in the noise made by the heels of machines. From that, they argue that God, who is said to be surrounded by angels singing his praises, will also not be able to hear their anguished beeping because of the noise of heels and the sound of the angels singing. But no, say the children, beeping faster, he is speechless as a stone. And they tell us of his image is the master who commands us to work on. Go to, say the children, up in heaven, dark heel like turning clouds are all we find. Do not mock us, grief has made us unbelieving. We look up for God, but tears have made us blind. So children's continuous great suffering makes them doubt the existence of God, who has never shown any sympathy for them. They have been told that the master of the factory or mine, who tells them to keep working without stopping, has the same role as God, who is the master of the whole world. Since their master on the earth is so cruel, they expect the greater master of the whole world to be all the more cruel. Do ye hear the children weeping and disproving? ओ माई ब्रदर्स, बट ये प्रीच। क्या तुम्हें उन बच्चों का रोना और इस बात को डिसअप्रूव करना कि गॉड है? ओ मेरे भाइयों, अभी ये चर्च अथॉरिटी से पूछ रही है पोइट, तुम क्या प्रीच करते हो? क्या प्रीच करते हो तुम? जब इन बच्चों का भगवान पे विश्वास ही नहीं है, इन छोटे छोटे बच्चों का अगर भगवान पे विश्वास नहीं है तो कहीं ना कहीं तुम भी गलत हो। For God's possible is taught by his words loving, and the children doubt of each. Children can believe in the possibility of God's existence only if the world created by him shows them love and understanding.
They look up with their pale and sunken faces. वो अपने मुरझाए हुए चेहरों से जब देखते हैं, and their look is dread to see. और उनकी लुक जो है, उनकी लुक को देख के डर लगता है. For they think you see their angels in their places with eyes meant for deity. Deity means God. So children are generally described to be like angels in their innocence and should have faith in God. So it is shocking that in England, children's excessive exploitation has made it impossible for them to believe in God's existence. How long, they say, how long, O cruel nation, will you stand to move the word on a child's heart? Stifle down with a mailed heel its palpitation, and tread onward to your throne amid the mart. With its cruelty towards child workers, England is suppressing the very heartbeats of children. Stifle means choke, while palpitation means heartbeat, the beating of the heart. Mailed heeled is steel heel, symbolic of heartless cruelty. Mail is armor made of metal plates, rings, etc., which was worn by soldiers in earlier times to protect the body from arrows, swords, spears. Mailed heel is a heel that is as strong and hard as armor made of metal. Tread means step, while mart means market or place of trade. Throne amid the mart means dominant position like a king in the field of trade and commerce. Our blood splashes upward, O our tyrants, and your purple shoes your path. Purple is the deep red color with a tinge of blue, symbolic of a very high position, for example, that of a king. So England is moving towards becoming the biggest economic power by heartlessly exploiting helpless children. But the child's sob curseth deeper in the silence than the strong man in his wrath. Curseth means curses, brings down evil or harm on the wrong door. Wrath means great anger. So the children's weak sobs of suffering bring greater misfortune to the wrong doors than the loud curses uttered by a strong man in great anger.